मसूरी के कांडीखाल में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान पर चर्चा की गई। साथ ही बुद्ध पूर्णिमा का भी आयोजन किया गया था और बड़ी धूमधाम से मनाई। आगे जानते हैं, जोड़े चलते हैं आपको मीरा डोंगरा जी के साथ। मैं मीरा डोगरा, टिहरी गढ़वाल और पहाड़ दूरदर्शन से। सबसे पहले तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जैसे कि आप लोगों ने देखा है, मैं आए दिन जो है आपको कोई कार्यक्रम दिखाती हूँ, साथ साथ जो है प्रत्येक गांव की, प्रत्येक जन जन की समस्याओं को जो है आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। और इसी के उपलक्ष्य में आज मैं हूँ मसूरी के कांडीखाल में हूँ। यहाँ पर जो कुछ लोग मुझे एकत्रित हुए दिखे थे, यहाँ पे मैंने सुना था कि कोई प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम के बारे में भी हम जानेंगे, तो आइए एक एक करके सबसे परिचय करवाएंगे और उस कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। आइए आप सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। सबसे पहले सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम शेखर कोहली है और वर्तमान में मैं भीम आर्मी पिथौरागढ़ का जिला अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि पिछले 3 दिन से हम यहाँ उपस्थित हैं और पिथौरागढ़ से हम 600 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ मसूरी में आए हैं। तो यहाँ जो हमारा आने का उद्देश्य था, तो एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान है जो 80 समाज के लोगों के लिए एक बजट इशू होता है, एक अलॉटमेंट होता है कि जितना भी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो बजट इशू करती है, उसका कुछ परचेजा जो 80 समाज के लोगों के लिए होता है। तो हमने यहाँ उसके बारे में सुना और समझा, देखा कि पिछले 3 वर्षों में 2023-24, 2024-25 और 2025-26 का जो बजट था, उसके आंकड़े हमारे सामने आए और कितना उन आंकड़ों में धरातल पे काम हुआ है और कितने आंकड़ों में कितने लोगों को स्कीम्स के द्वारा बेनिफिट हुआ है। तो जब हमें एनालाइज़ किया, हमने देखा कि ये जो एनालाइज़ करने के बाद पता चला कि जो सरकार जो बजट दे रही है वो दिन प्रतिदिन इसमें कम कर रही है और जो स्कीम्स हैं वो दिन प्रतिदिन बंद होती जा रही हैं। और जो एक्ट तो है, लेकिन उसकी जो लागू करने वाली नियमावली है वो अभी तक उत्तराखंड में अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पाई है। तो उसके ऊपर भी यहाँ चर्चाएं हुई हैं। तेलंगाना में इसका जो हमें देखने को मिला और समझने को मिला, तेलंगाना में काफ़ी अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ के जो जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उसका बेनिफिट ले रहे हैं और अच्छी तरीके से वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने रोज़गार, आय और स्कीम के द्वारा अपने समाज को लाभ दे पा रहे हैं। वही स्तर पे हमने उत्तराखंड में भी इसको लागू करना है और हमारी सरकार से मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर हम विज्ञापन के द्वारा सरकार को इसके ऊपर दृष्टिकोण डालने की कोशिश करेंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द इसको धरातल पे लागू किया जाए, संपूर्ण रूप से लागू किया जाए और जो स्कीम्स हैं उनमें बजट बढ़ाया जाए और इसके ऊपर फोकस करने का हम काम करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम आरपी विशाल है और मैं राइटर हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं उत्तरकाशी और यहाँ पर कांडीखाल में जो 3 दिवसीय एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, तो इसी में हम सम्मिलित होने आए थे। और यहाँ पर जो है, जैसा कि बजट को लेकर के कार्यक्रम हुआ है 3 दिन का, तो बजट जो है हमारा एससीपी का जो है स्पेशल कंपोनेंट प्लान, हम ये देखना चाह रहे थे और देखते भी आ रहे हैं किस तरीके से हमारा जो बजट है वो अदर मदों में जो है डाइवर्ट किया जाता है या लैप्स होकर वापस चला जाता है। इसके लिए हमारे पास अभी तक कोई ऐसी नियमावली नहीं है, कोई ठोस ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके माध्यम से हम सरकारों से सवाल करें। यहाँ पर जो है 2013 में एक एक्ट बन चुका है, लेकिन उसमें जो फीचर्स हैं वो अभी तक ऐड नहीं है। तो उसको लेकर के आगे इसमें इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उन तमाम चीज़ों को, उसको लेकर के 3 दिन की कार्यशाला थी और जिसमें देश भर के लोग जो हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो लोग आए थे और कुछ राजनीतिक लोग भी आए थे जो लोग इसको संसद में, सदन में पारित कराने का काम करेंगे। और हमारे जो तमाम लोग जो एक्टिविस्ट हैं वो इसीलिए हैं कि इसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए और जन जन तक की आवाज़ कैसे बने कि हमारे जो हिस्से का पैसा है, जो SC/ST की जो बजट है, उस पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका धरातल पर कार्य होना चाहिए था, जिस मात्रा में ये आता था, वो सारा का सारा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसी को लेकर के ये प्रश्न है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट आपको परिचय करवाने जाएंगे, तो चलिए सर आपको परिचय करना चाहेंगे। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम गोविंद बौद्ध है। वर्तमान में मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और पिछले 3 दिनों से हम लोग मसूरी के कांडीखाल में हैं और SCP को लेके एक 3 दिवसीय कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई और जिसमें बजट से भी हमने बजट का भी आकलन किया। सर लगभग कितना बजट जो है यहाँ पर SC और ST के लिए जो आया होगा, आपने आकलन किया होगा? 2555 करोड़ रुपए जो है कि SCP के लिए इस बार का जो उत्तराखंड सरकार का बजट है वो है। लेकिन
जो नियमावली बनाई गई थी 1979 में कि आबादी के हिसाब से बजट होना चाहिए, लेकिन आबादी के हिसाब से बजट नहीं दिया गया। आबादी के हिसाब से अगर बजट दिया जाता तो कम से कम 5,000 करोड़ रुपया उत्तराखंड सरकार को देना चाहिए था। और उसमें मैंने जो देखा तो उसमें हायर एजुकेशन के लिए उत्तराखंड सरकार के पास दलित जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए कोई भी स्कॉलरशिप पे बजट नहीं है। वो ये चाहते हैं कि इनके बच्चे हायर एजुकेशन ना लें, इनके बच्चे अच्छे पढ़ें ना, सिर्फ 9th और 10th तक के उसमें स्कॉलरशिप दे रखी है, स्कॉलरशिप का बजट है। बाकी हायर एजुकेशन में कोई भी बजट उनके पास नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर ये लोग पढ़ेंगे तो आने वाले समय में हमारी नीतियों का विरोध करेंगे और हमारी सरकारों को ये दिक्कतें आएंगी, इसलिए उन लोगों ने बजट में संशोधन किया। और प्रमुख मांग मेरी आपके चैनल के द्वारा ये है उत्तराखंड सरकार के पास, जब 2013 में उत्तराखंड में SCP का एक्ट आया तो रूलिंग अभी तक क्यों नहीं हुई, रूल अभी तक क्यों नहीं बने। उत्तराखंड सरकार से कहना चाहेंगे कि जो तेलंगाना के बेस पे जो रूल है वही रूल उत्तराखंड में भी लागू करने का कोशिश करें, जल्द से जल्द कोशिश करें। नहीं तो यहाँ बहुत सारे संगठन आज इस 3 दिवसीय कार्यशाला में पहुँचे हैं। अभी आंदोलन उत्तराखंड के हर जिले से जोड़ा जाएगा और इसको प्रदेश स्तर पर ले जाया जाएगा और जल्द ही इसमें आपका इसकी रूलिंग को तैयार करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन उत्तराखंड में खड़ा किया जाएगा। जय हिंद। जी सर, एक सवाल है, मतलब आपके कहने का मतलब जो है कि सरकार जो है फॉर्मेलिटी पूरी करती है। जी ये तो है ही। जो हमने पिछले सालों का जो हमने 23-24 का और 22-23 का जो बजट देखा, उस बजट में ये देखा कि जितना पैसा सरकार द्वारा आया और उसको या तो किसी और योजनाओं में उसको कर दिया, जबकि जो नियम बने थे कि कन्वर्ट नहीं कर सकते आप किसी दूसरी योजनाओं में, और इसको अगर वो बचता है तो उसको अगली बार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ तो कन्वर्ट हो जा रहा है, बाकी वापस ले जा रहा है, और जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है वो मिल नहीं पा रहा है। मैं जिस एरिया से हूँ वो SC बाहुल्य क्षेत्र है और उस बाहुल्य क्षेत्र में मैं पिछले 10 सालों से सोशल वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मैंने 10 सालों में देखा कि एक भी SCP से किसी भी परिवार का कोई बना नहीं हुआ है। और आज यहाँ आने के बाद जो मुझे चीज़ें पता चली हैं, अब आने वाले समय में इनको इम्प्लीमेंट कराने का काम होता है, क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो हमारा काम है कि हमारे क्षेत्रों में SCP का जो पैसा है वो पहुँचे और लोगों का उससे विकास हो। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको लागू कराने का काम करें। मेरा नाम सुब्रत है। मैं तो ऐसे उड़ीसा का रहने वाला हूँ, पर दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक फिल्म मेकर हूँ, पत्रकार हूँ और रिसर्च का काम करता हूँ। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम बनाया था, इसमें जो आपको सबसे खास बात कौन सी लगी आपको? देखिए, बुद्ध जो हैं शायद दुनिया के सबसे क्या बोले, द ग्रेट लर्नर बोलता हूँ मैं उनको। सबसे बड़े बुद्धिजीवी जो आप बोलेंगे वही बुद्ध है। और उनका जो दुनिया में सबसे पहले समानता की बात किसी ने कही तो बुद्ध ने कहा था। उसके बाद कई सारे फिलोसोफर आए, कई सारे थ्योरी दिए, लेकिन सबसे पहले समानता की बात और ये बराबरी की बात करके जो सोच जो आया वो बुद्ध का आया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम विकास धोनसारी है और मैं ग्राम खाती तहसील कालसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। और मैं लगातार 4 या 5 सालों से समाज हित में लगातार अपने गांव से लेके और शहरों तक कार्य करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी नेक्स्ट यहाँ पर जो है बुद्ध पूर्णिमा का जो कार्यक्रम मनाया किस तरीके से मनाया? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल पहाड़ दूरदर्शन का धन्यवाद करता हूँ, जो आप हर छोटे गांव से स्तर से लेके बड़े स्तर तक आप लगातार सूचना को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, मैं आप सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बुद्ध को समझना लगभग हमारे समझ से बाहर है, लेकिन बुद्ध एक ऐसी परिकल्पना है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। बुद्ध धम्म है, धर्म नहीं। बुद्ध अशांति नहीं बल्कि शांति है। तो हम जितना ज़्यादा हो सकता है बुद्ध को जाने समझे। और मुझे जहाँ तक अभी जो एक मंदिरों से लेके और मस्जिदों को खनन के खोदना और उसके नीचे जो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, भगवान ढूंढे जा रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं जो लगता है, और ये बहुत से लोगों के विचार है कि अगर मंदिरों का खंडन किया जाए, उनके नीचे खोदा जाए, तो कहीं ना कहीं हर जगह पे पूरे विश्व धरती पे बुद्ध ही बुद्ध नज़र आएंगे। धन्यवाद।